हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटीज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स का हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इससे पहले जो हम लोग देखे थे, जो किस तरह से सॉल्ट्स को फॉर्म किया जाता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे थे और कितने तरह के सॉल्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अब आज हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। तो प्रॉपर्टीज दो तरह के होते हैं, जैसे हम लोग एसिड एंड बेस दोनों का भी देखे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। तो केमिकली रिएक्शन किसके साथ करके और क्या चीज़ का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, उसी को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो फर्स्ट है आपका रिएक्शन विथ एसिड। तो अगर हम लोग सॉल्ट्स का रिएक्शन एसिड के साथ करवा देंगे तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा। तो व्हेन सॉल्ट्स रिएक्ट विथ एन एसिड अनदर सॉल्ट्स एंड एसिड आर फॉर्म। तो जब हम लोग सॉल्ट्स को एसिड के साथ हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तब अनदर सॉल्ट्स एंड अनदर एसिड का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर सोडियम क्लोराइड ये सॉल्ट्स है और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ये क्या है आपका एसिड है, तो सॉल्ट्स को एसिड के साथ कंबाइन करवा दिए, तब जाकर के देखिए सोडियम बाइसल्फेट का फॉर्मेशन किया। ये जो सोडियम बाइसल्फेट है ये क्या है आपका सॉल्ट्स है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कौन सा एसिड यहाँ दिए थे आप, सल्फ्यूरिक एसिड दिए थे। कौन सा एसिड फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है। कौन से सॉल्ट्स प्रोवाइड किए थे आप, NaCl सोडियम क्लोराइड। और कौन सा सॉल्ट्स आपको मिल रहा है, सोडियम बाइसल्फेट। तो एक सॉल्ट्स ये दोनों सॉल्ट्स है, लेकिन NaCl हम लोग रिएक्शन करवा दिए थे। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा रहे थे, तो सोडियम बाइसल्फेट का फॉर्मेशन हुआ। और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन किया, यहाँ से HCl का फॉर्मेशन हुआ। तो अनदर एसिड और अनदर सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है किसके किसके बीच में रिएक्शन करवाने पर। एसिड को अगर रिएक्शन करवा देंगे हम लोग किसके साथ, सॉल्ट्स के साथ, तो अनदर एसिड एंड अनदर सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। सेकेंड, अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड को रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो अगर सोडियम क्लोराइड को ही H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट प्लस HCl का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर देखिए दो तरह के सॉल्ट्स फॉर्म हो गए। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि H2SO4 जो है डायबेसिक एसिड है और डायबेसिक एसिड दो तरह के सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करता है बाय द रिएक्शन विद सॉल्ट्स। तो अगर एसिड को डायबेसिक एसिड को हम लोग सॉल्ट्स के साथ कंबाइन करवा देंगे तो दो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होगा। तब जाकर के यहाँ पर पहला रिएक्शन आपका था एसिड के साथ रिएक्शन, तो वहाँ पर सॉल्ट्स एंड अनदर एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो रिएक्शन विथ बेस, अगर हम लोग सॉल्ट्स का रिएक्शन बेस के साथ करवा देंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है, और सॉल्ट्स रिएक्ट विथ अ बेस टू प्रोड्यूस अनदर सॉल्ट्स एंड अनदर बेस। जैसे अमोनियम सल्फेट क्या है आपका सॉल्ट्स है, अगर NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ, ये क्या है आपका बेस है। तो अमोनियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे से कंबाइन करके सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपको पढ़ाया गया था, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही ये भी एग्जाम्पल है। अगर सॉल्ट बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो अनदर सॉल्ट्स एंड अनदर बेस का फॉर्मेशन करेगा। अगर सॉल्ट्स एसिड के साथ कंबाइन करता है तो अनदर सॉल्ट्स एंड अनदर एसिड का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट आपका रिएक्शन विथ मेटल, और व्हेन मेटल रिएक्ट विथ सॉल्ट्स देन देयर सॉल्ट्स इज फॉर्म। तो अगर हम लोग मेटल का रिएक्शन करवा देंगे सॉल्ट्स के साथ, तब जा कर के जिस मेटल का रिएक्शन करवा रहे हैं उसका सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन यही होना चाहिए, ये जो मेटल है और जिस किसी भी मेटल का सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करवा दे रहे हैं वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए। लेस रिएक्टिव कहने का मतलब है आपका रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाले मेटल है वो नीचे वाले मेटल के सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करके अनदर सॉल्ट्स एंड मेटल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे Cu हाइड्रोजन से नीचे है और Fe हाइड्रोजन से ऊपर है, तो Fe मोर रिएक्टिव है Cu कंपेयर में, तो Co को उसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तब जाकर के यहाँ पर FeSO4 फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर आप मोर रिएक्टिव मेटल को लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो मोर रिएक्टिव मेटल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होगा और उसके साथ साथ मेटल भी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका बिहेवियर ऑफ सॉल्ट्स टुवर्ड्स वाटर। तो वाटर के साथ अगर सॉल्ट्स का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, व्हेन अ सॉल्ट्स इज डिजॉल्व इन वाटर, अगर हम लोग सॉल्ट्स को वाटर में डिजॉल्व करेंगे
in water. The solution may be neutral, acidic or alkaline. This depends upon the nature of the salt. ये नेचर ऑफ सॉल्ट्स पर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग सॉल्ट्स को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वहाँ पर क्या चीज़ का कौन सा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा, ये डिपेंड करता है कि किस सॉल्ट्स का रिएक्शन वाटर के साथ हम लोग करवा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, जैसे वाटर के साथ देंगे तो यहाँ से क्या चीज़ का फॉर्मेशन होगा, सोडियम आयंस का फॉर्मेशन होगा और Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर होता क्या है, जो Cl माइनस जो है तो जैसे वाटर में देंगे तो वाटर भी H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट करेगा, और H प्लस जो है वो सोडियम क्लोरीन आयन के साथ चला जाएगा और OH माइनस आयन जो है सोडियम आयन के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। तब जाकर के अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन देखें तो वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसी वजह से यहाँ पर बोला गया है अगर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसका किसके साथ, एसिड का वाटर के साथ सॉल्ट्स का, तब जाकर के क्या होगा, जिस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा उस सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन अगर कॉपर सल्फेट का हम लोग वाटर के साथ कंबाइन करवा देंगे तो Cu2+ का फॉर्मेशन करता है, SO4 का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से SO4 के साथ H+ आएगा तो H2SO4 का फॉर्मेशन कर लेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन CuOH का होल 2 का फॉर्मेशन करेगा, ये क्या है, वीक बेस है। तो यहाँ पर एसिडिक सॉल्यूशन आपका फॉर्म होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, अगर वाटर में हम लोग क्या देते हैं, सॉल्ट्स देते हैं, तब जाकर के जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के सॉल्ट्स आप डिजोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जितना था इतना ही था आपको, सॉल्ट्स का ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। सॉल्ट्स आर जनरली नॉन volatiles ionic compounds having high melting and boiling point। तो salts जो होता है वो नॉन volatile होता है और इसके पास जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट आप समझ रहे हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी आपको पता है, ये आप 9th क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपका सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या होता है, किसी चीज़ में किसी के घुल जाने की प्रोसेस को हम लोग सॉलिबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर सॉलिबिलिटी बहुत तरह से डिफाइन किया जाता है, तो उसके ऊपर हम लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो सॉलिबिलिटी क्या होगा, सॉल्ट्स आर आइदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कोई सॉल्ट सॉल्युबल भी होता है और कोई सॉल्ट सॉल्युबल नहीं भी होता है। ऑल नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर सॉल्युबल। जितने नाइट्रेट होगा और जितने नाइट्राइट होगा, तो NO3 माइनस और NO2 माइनस, नाइट्राइट हो गया NO2 माइनस और NO3 माइनस क्या हो गया, नाइट्रेट्स हो गया। तो जितने सारे नाइट्रेट्स है और जितने सारे नाइट्राइट है सब के सब क्या होगा, आपका सॉल्युबल इन नेचर होगा। लेकिन ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम पोटेशियम अमोनिया आर सॉल्युबल। तो जितने सारे सोडियम के सॉल्ट्स होंगे, अमोनिया का सॉल्ट्स होगा या फिर पोटेशियम का सॉल्ट्स होगा, सब के सब क्या होगा, आपका सॉल्युबल होगा। अब नेक्स्ट है आपका ऑल क्लोराइड एक्सेप्ट AgCl एंड Ag2Cl2 आर सॉल्युबल और PbCl2 आर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो ये ऑल क्लोराइड्स एक्सेप्ट AgCl एंड Ag2Cl2 आर सॉल्युबल। तो जितने सारे क्लोराइड हैं जिसमें AgCl एंड Ag2Cl2 को छोड़ करके सब के सब क्या होगा, सॉल्युबल्स होगा। जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड जैसे ही वाटर में देते हैं तो वहाँ पर सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन अगर AgCl को आप वाटर में देंगे तो यहाँ पर सॉल्युबल नहीं होगा। यहाँ पर Ag2Cl2 को अगर हम लोग वाटर में देंगे तो ये भी सॉल्युबल नहीं होगा, ये डिसोसिएट वाटर में जा करके नहीं करेगा। तो कुछ क्लोराइड है जो कि सॉल्युबल, बहुत सारा क्लोराइड है जो सॉल्युबल है, लेकिन कुछ क्लोराइड जैसे AgCl और Ag2Cl ये क्या है, इनसॉल्युबल है।
PbCl2 इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो अगर PbCl2 को हम लोग हॉट वाटर में देंगे तब जाकर के ये सॉल्युबल होगा, अदरवाइज ये सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये आपका थोड़ा सा एक्सेप्शनल पॉइंट हो गया, जो कौन सा क्लोराइड सॉल्युबल है और कौन सा क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है। तो AgCl और Ag2Cl2 ये सॉल्युबल नहीं है, लेकिन हॉट वाटर में PbCl2 सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑल सल्फेट्स एक्सेप्ट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट्स एंड Pb लेड सल्फेट आर सॉल्युबल। तो जितने सारे सल्फेट्स हैं सब के सब सॉल्युबल होगा, लेकिन कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट ये सॉल्युबल नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। हम जानते हैं जब अगर किसी भी सॉल्यूशन में आयंस होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो करेगा। किसी भी सॉल्यूशन में अगर आयंस रहता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो करता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग सॉल्ट्स को वाटर में देते हैं तो वहाँ पर दो भाग में डिसोसिएट हो जाता है, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन। तो अगर पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन में डिसोसिएट कर जाएगा तब जाकर के वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन और इन मोल्टेन स्टेट में भी कंडक्ट करेगा, और या फिर एक्वा सॉल्यूशन में भी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टलाइन नेचर। तो सॉल्ट्स आर एदर क्रिस्टल्स या फिर क्रिस्टलाइन और या फिर एमोर्फस। तो एमोर्फस भी हो सकता है और क्रिस्टलाइन भी हो सकता है। तो सॉल्ट्स जो मतलब जितने तरह के हैं वो या तो क्रिस्टलाइन होगा या फिर एमोर्फस होगा। तो ये था आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स। इससे ज़्यादा सॉल्ट्स का केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको पढ़ा दिया गया है, ये इनफ है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।